Now let us see VST part test 3. Doubts? 14, 21 और 33. 14, 21 and 33. और किसी को कोई डाउट? 28. 28 बढ़िया है सर 30, 35, 43. 30, 35, 43 बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंजेस फ्रॉम 10 वोल्ट टू 30 वोल्ट व्हेन यू मूव फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। ये दिस इज x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और दिया है कि ये पोटेंशियल बदल गया 10 वोल्ट से 30 वोल्ट। बढ़िया। तो पूछा है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, लेकिन देखो मेंशन नहीं किया है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, मेंशन नहीं किया है, लेकिन लगता है कि शायद वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ही बात कर रहा होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन लिखा है उसको थोड़ा सोचने में गड़बड़ था तो ऐसे लिख दिया। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो E का वैल्यू मैग्नीट्यूड होता dV by dx। dV कितना है 30 minus 10 ओवर डिस्टेंस 2 मीटर। इज इट नॉट कमिंग आउट टू बी 10 वोल्ट पर मीटर? 10 वोल्ट पर मीटर होगा तब व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, या फिर ऐसे नहीं लिखा है कि द पोटेंशियल इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, ऐसे भी तो नहीं लिखा है। सो एज वन मूव्स ऑन एक्स एक्सिस, तो आंसर क्या होगा? मस्ट बी 10 वोल्ट पर मीटर कहना गलत है, मे बी 10 वोल्ट पर मीटर इज मोर अप्रोप्रिएट। मतलब जो समझदार आदमी कोई लिखा है क्वेश्चन, शायद वो मस्ट भी लिखा था और ऑप्शन डी में क्या था नॉन, कोई बाद में करेक्शन किया तो देखा कि नहीं यार नॉन होगा आंसर, बच्चे लेकिन लिख देंगे 10 वोल्ट पर मीटर, इसलिए उसको नॉन को मिटा के ये लिख दिया। ये टीचर्स का सोच है, मतलब कोई लिखा दूसरा एडिट किया तो सारा क्यों बदले, नॉन की जगह मे भी लिख दिया, खत्म। तो मे भी लिख दिया तो ठीक है, बाकी सब मस्ट है। तो क्या मेरी बात समझ में आया? अगर सिर्फ लिखा होता ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या लिखते? मस्ट बी 10 वोल्ट पर मीटर। और अगर लिखा होता पोटेंशियल इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग फ्रॉम 10 टू 30 वोल्ट, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, तो हम कहते मस्ट बी 10 वोल्ट पर मीटर, लेकिन बोला नहीं है, क्या करें? क्या मेरी बात समझ में आया? 14 के बाद नेक्स्ट 21। ये क्या है भैया, सब काला पीला हो गया। यहाँ पर कोई एक बैटरी है, यहाँ पर कोई एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ और एक रेजिस्टेंस है, कितने सारा रेजिस्टेंस है और भी रेजिस्टेंस है, ऐसे सारे आर है। ये ईएमएफ है ई, आर 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 सी आर। क्या निकालना है? टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। क्या आपको मालूम है टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? आरसी मालूम है टाइम कांस्टेंट? हाँ, ध्यान रहे कि ट्रांजिएंट्स, आरसी ट्रांजिएंट्स कोर्स से निकल गया है तो लिख लो, कोई किसका माथा फिर गया होगा क्वेश्चन में डाल देगा तो टाइम कांस्टेंट हो गया आरसी, है ना। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, आरसी के फॉर्म में सजाने की कोशिश करेंगे। अगर हम किसका टाइम कांस्टेंट आरसी है, एक सिंपल सा सर्किट लेते हैं, ये आर है, ये सी है और ऐसा कोई बैटरी लगा है, तो टाइम कांस्टेंट होता है
RC। समझ में आया क्या? तो पहले हम इसको इस फॉर्म में सजाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? तो ये सर्किट को मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं, देख लेना। कुछ गड़बड़ करूंगा तो बता देना। ये है EMF, कितना है मालूम नहीं है, जरूरत भी नहीं है। और यहाँ पर एक दूसरा रेजिस्टेंस है R, ये R, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R है, उसके साथ ये पैरेलल है। ये R वाले को पहले ले आए, फिर इसके साथ जो था वही रखे, कोई फर्क नहीं किया, फिर खाली पोजीशन इन दोनों का बदल दिया। दोनों पैरेलल में थे, आगे पीछे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट ओके? ओके फाइन। मैं ये सर्किट को यहां से काट देता हूं। आई रिमूव दिस पार्ट, रेस्ट पार्ट को एक सिंगल बैटरी में रिप्रेजेंट करूंगा। रेस्ट पार्ट को जब सिंगल बैटरी में रिप्रेजेंट करूंगा तो EMF कुछ बदल जाएगा, कितना होगा मालूम नहीं है, जरूरत भी नहीं है। बाकी व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट अक्रॉस दीस टू टर्मिनल्स? यू से R एंड R। बताया था कोई एक सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट EMF निकालते। ये दोनों टर्मिनल में अगर हम ये पूरे को एक बैटरी जैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका EMF कुछ होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होगा। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस? तो EMF को सॉर्ट करो, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस अक्रॉस दीस टू। R एंड R सीरीज में है, 2R इन पैरेलल विद R is 2R into R by 2R plus R is 2R by 3। इसका मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R by 3। अगर मालूम नहीं है तो बताओ, मैं बताऊंगा, मैं क्लास में लेकिन बताया। इज इट अंडरस्टूड? ये 2R by 3 कैसे हुआ? वैष्णवी को समझ में आया? किरण? वेरी गुड। तो ये 2R by 3 है। बाकी जो चीज था उसको डाल दो यहाँ पे। ये था R, ये था C, है ना? देखो तो अब इसको इस सर्किट के साथ कंपेयर करो, इसको इस सर्किट के साथ कंपेयर करो। 2R by 3 इज इन सीरीज विथ R, कितना हो गया? इट इज कमिंग आउट टू बी 5R by 3, मतलब इट इज 5R by 3 और ये C है। EMF कितना है मालूम नहीं है, टाइम कांस्टेंट चाहिए था, तो क्या कहेंगे? टाइम कांस्टेंट इज रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस, 5R by 3 into C, 5RC by 3। मुझे मालूम नहीं तुम्हारा सॉल्यूशन कैसे दिया है। नहीं वो तो ठीक है एक्सप्लेनेशन में। चलो ठीक है, समझ में आ रहा ना ये? 21 के बाद नेक्स्ट 33। Rectangular coil of 50 turns is hung vertically in uniform horizontal field. Field magnitude is 0.0, so that the plane of the coil is parallel to the field. Height of the coil is 5 mm, width is 2 cm. The length of the current, distance of the current passed. What strength of current must pass through it in order to? क्या आप लोगों को पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? हाँ, तो प्रॉब्लम इंग्लिश में है। चलिए, ये कॉइल है। आप जानते हो कि जब इसको किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में हम एक्सपोज करते हैं और इसके अंदर कोई करंट को पास करते हैं तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और घूमता है। तो अगर कोई भी बॉडी के ऊपर एक टॉर्क आएगा तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा तो एंगुलर स्पीड बढ़ेगा। तो पता चला कि घूमने लगा, एंगुलर स्पीड बढ़ने लगा, तो पंखा बन गया। ऐसा होता है क्या? करंट पास कर दिए, पता चला पंखा चल रहा है? नहीं होगा। क्या इसमें? दिस इज सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड। जब आप इसको मोड़ोगे ये थ्रेड भी ट्विस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब थ्रेड ट्विस्ट हो जाएगा, कोई थ्रेड को आप ट्विस्ट करते हो, फिर जब छोड़ देते हो फिर से खुल जाता है ना? दैट इज कॉल्ड टॉर्सनल रिजिडिटी ऑफ द थ्रेड। मतलब अगर थ्रेड को, एज पर द क्वेश्चन, अगर आप थ्रेड को 1 डिग्री स्क्यू करते हो, ट्विस्ट करते हो, उसमें फोर्स डेवलप होता है 10 टू द पावर -9 न्यूटन। 10 टू द पावर, इसको कहते हैं C, टॉर्सनल रिजिडिटी। आप लोग किस सिंबल में लेते हो क्या मालूम? मैं C बोलता हूं, टॉर्सनल रिजिडिटी। कितना है? 10 पावर -9 न्यूटन पर डिग्री। 1 डिग्री घूमेगा
तो बोला कितना करंट पास करेंगे कि 30 डिग्री घूम जाएगा। अब जैसे ही घूमने लगेगा थीटा डिग्री तो एक टॉर्क आएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क। जैसे हम इसमें करंट पास किए, ये कॉइल था, करंट पास किए, मुड़ने लगा तो ऊपर वाला थ्रेड भी मुड़ने लगा, थ्रेड मुड़ने लगा तो थ्रेड में एक टॉर्क आने लगा। एक समय आया जब थ्रेड का जो टॉर्क है इसको और मुड़ने नहीं दे रहा है, रोक के रखा है, ठीक है ना। तो कहां पर रुकेगा, जब इसके ऊपर जो टॉर्क आ रहा है, मैग्नेटिक टॉर्क कॉइल के ऊपर, और थ्रेड का जो टॉर्क है, दोनों एक दूसरे को कैंसल कर रहे हैं, तो ये रुक जाएगा। सो एट इक्विलिब्रियम you say the deflecting torque must be equal to restoring torque. Restoring torque क्या है, c into theta, c is into theta. Deflecting torque when it is rotated by an angle of theta, torque का क्या फॉर्मूला था आप जानते हो, बिना sin theta। है कि नहीं, when the coil is rotated by an angle theta, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया है। रिमेंबर ये जो डिग्री एंगल है ना, ये डिग्री इज नॉट ए प्रॉपर यूनिट फॉर एंगल्स, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन रेडियंस। ये गड़बड़ मत कर देना। थीटा यहाँ पर लेकिन जो यूनिट दिया है किसमें दिया है, देखो तो क्वेश्चन नंबर कितना था, 33। ओ पर डिग्री दे दिया तो कोई चिंता की बात नहीं है, डिग्री में ही दे दिया। बिना ये पूरा वैल्यू मालूम है, ये 30 डिग्री है, सी का वैल्यू मालूम है, ये 30 डिग्री है, डाल दो। क्या आप कर सकते हो इसको, यहां से आई का वैल्यू मिल जाएगा, सी थीटा बाय बी एन ए साइन थीटा। क्या मैं आपको समझा पाया? द करंट रिक्वायर्ड टू डिफ्लेक्ट इट, देख लो, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज बिना साइन थीटा, ये फॉर्मूला मालूम होगा। अगेन ए लेंथी क्वेश्चन, डोंट वरी, जानबूझ के साथ थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए हैं ताकि आपका दिमागी कसरत हो जाए। आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो स्पीड वाले रहेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेंगे। क्या मैं समझा पाया? चलिए नेक्स्ट डाउट। इसका तो हो गया, चलो 30। यस सर। 30। Current I is uniformly distributed over the cross section of a solid cylindrical long conductor of radius r. The variation of magnetic field with the distance from axis of conductor is best represented by the which graph? Option D 4। ये अगर कोई एक सॉलिड कंडक्टर है, इसके अंदर से करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कैसे होगा, याद रखो आप, देख लो ग्राफ में, मतलब क्लास नोट में जो वेरिएशन होगा, मैं क्लास में करवाया हूँ इसको। जो वेरिएशन होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस। क्या प्लॉट कर रहा हूं मैं, वेरिएशन ऑफ डी विथ डिस्टेंस, ये आर है, रेडियस है आर, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे होता है। तो इधर को मैग्नेटिक फील्ड इधर को हुआ, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड उल्टा हो जाएगा। तो आंसर हो गया 4। क्या आपको चाहिए कैसे हुआ तो बताएंगे। क्लास में करवाएं कि नहीं करवाएं इसको? यस सर। हाँ, रेफर टू क्लास नोट। हाँ नेक्स्ट 28 बताएंगे क्या? क्यों नहीं बताएंगे, अरे कोई बात हो। ट्वेंटी 28 हक से पूछो, दिया है कि करंट I0 इज मूविंग इन ए रेगुलर हेक्सागन शेप। हेक्सागन है, ई है हेक्सागन, टंग 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 टंग, ये हो गया हेक्सागन। इसमें घूम रहा है करंट I0।
पूछा है, बताओ सेंटर में क्या मैग्नीफिल्ड होगा, व्हाट इज द मैग्नीफिल्ड एट द सेंटर, हेक्सागन का साइड लेंथ ए है। तो ठीक है भाई, मैं क्या करता हूं, किसी एक सेक्शन के लिए यहां पर मैग्नीफिल्ड निकालता हूं। ये वाला सेक्शन के लिए यहां पर मैग्नीफिल्ड कैसे होगा, इनवर्ड होगा। ये वाला सेक्शन के लिए इनवर्ड, इसके लिए इनवर्ड, हर एक के लिए इनवर्ड होगा ना, यस, हर एक के लिए इनवर्ड होगा। तो हम जानते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ड्यू टू दिस सेक्शन ओनली दी मैट, अच्छा ये डिस्टेंस कितना है, अगर ये हेक्सागन है तो ये 60 डिग्री है, क्योंकि 6 तो ऐसे एंगल मिलने से 360 होते हैं, ये 60 डिग्री है, तो मतलब ये भी ए है, ये भी ए है। अच्छा तो फिर ये लेंथ कितना है, a cos 30, L हो गया a cos 30 that is √3 a/2। तो मैग्नीफिल्ड कितना होगा, मैग्नीफिल्ड एट द सेंटर ड्यू टू 1, ये वाला सेक्शन कितना है, फॉर्मूला आपको मालूम होगा, म्यू आई बाय 4 पाई एल, एल और डी, डी कहो तो शायद आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, म्यू आई बाय 4 पाई डी इंटू cos 30 प्लस cos 30, नहीं cos 30 प्लस cos 30 इज ट्वाइस ऑफ cos 30। ये किसके लिए हुआ, एक सेक्शन के लिए, और कितना तो सेक्शन है इसे, 6 तो है, सो इट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 6, द होल थिंग इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 6। सो आंसर हो गया 6 इंटू दिस, सबका वैल्यू आपको मालूम है, म्यू बाई 4 पाई का वैल्यू आपको मालूम है, डी 6, म्यू बाई 4 पाई हो गया 10⁻⁷, डी का वैल्यू हो गया √3 a/2। आंसर म्यू में दिया है क्या, वो आंसर म्यू में दिया है, कितना नंबर बेटा, कुछ ही नंबर 28, हाँ तो म्यू में दिया है, म्यू को म्यू ही रहने दो, म्यू को म्यू ही रहने दो, म्यू को म्यू ही रहने दो, आई का वैल्यू आई रहने दो, 4 पाई डी के जगह √3 a/2, 4 पाई √3 a/2, तो ये 2 को खा गया, 2 इसको खा गया, और इधर क्या हो गया 2 cos 30, cos 30 इज अगेन √3/2, तो 2 इंटू √3/2, तो ये √3/2 को खा गया, मिल गया 2, 12, 3, so it is coming out to be 3 mu I by 4 pi a। आंसर नहीं है, तो मेरा गड़बड़ हो गया, देखो फिर से कहीं, ये नीचे 4 पाई डी हो गया, 2 cos 30 हो गया, 2 √3/2 गया हो गया, ये 2 into 4, हाँ नीचे 4 नहीं थे, सॉरी 4 कैंसिल हो गया, 3 mu I by pi a। क्या समझ में आ रहा है, आंसर था √3 mu I by pi। देखो मेरा कहीं कैलकुलेशन तो गड़बड़ नहीं है, cos अल्फा प्लस cos थीटा, cos अल्फा प्लस cos थीटा, थोड़ा सा गड़बड़ है, अरे कैलकुलेशन गड़बड़, देखो तो क्या आपको मालूम है, अरे ये कहाँ से आ गया, अच्छा एक मिनट रुको, मेरा गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ बताता हूँ। ये कोई एक स्ट्रेट वायर है, यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया तो फॉर्मूला क्या है, ये अल्फा है, ये बीटा है, टी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू आई बाय 4 पाई डी, आई जा रहा है करेक्ट, म्यू आई बाय 4 पाई डी होल इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, है ना। देखो तो मैं यहाँ पर क्या गड़बड़ कर दिया हूँ, ये एंगल कितना है, ये सेक्शन का, ये 60 है, 60 है, मैं 30 लिख दिया हूँ, क्या लिखना चाहिए था मुझे, 60 लिखना चाहिए था, यस, तो cos 60 हो गया, तो ये हो गया 1, बाकी क्या चीज छोड़ो, ये तो कट गया सब, ये क्वांटिटी 1 हो गया, तो नीचे क्या बन गया 2 3 √3 म्यू आई बाई पाई ए, √3 म्यू आई बाई पाई ए। क्या करना था आपको, फॉर्मूला याद रखना था, ये वाला फॉर्मूला हो गया। जिसका डाउट था उसका क्लियर हो रहा है क्या, किसका था डाउट, ये वैष्णवी, yes. चल बता, ये एक स्क्वायर है, साइड लेंथ L है, करंट आई जा रहा है, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, खाली तुम ही पूछ सकते हो क्या, हम भी तो पूछ सकते हैं, बता, फॉर्मूला सेम है, आंसर निकालो और बताओ।
कौन कौन आए हैं थोड़ा देख लेते हैं। ये लोग आए हैं, ये सबको तो मैं जानता हूँ। दिस टू गर्ल्स आर न्यू। ये दोनों लड़कियों को मैं पहले देखा हूँ क्या? Have I met you two girls earlier? फर्स्ट बेंच की लड़कियां, आपको मैं जानता हूँ क्या? ये भी नहीं है, अच्छा ठीक है। तो आपका नाम बता दो, आप न्यू है। मैं थोड़ा कम सुनता हूँ। नंदिनी सतपथी, क्या बोले? अच्छा ठीक, ठीक है, कुछ भी है। नंदिनी तो है, बस दैट्स ऑल। नंदिनी, गुड। तो क्या ये समझ में आ रहा है? यस। फिर कितना आया आंसर? रूट 2 म्यू आई बाय 5। फॉर्मूला क्या लगाएंगे कि एक के लिए निकालेंगे? ये जो सेक्शन है उसके लिए बनेगा म्यू आई बाई 4 पाई डी कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। वैष्णवी तो नहीं बता पाई ये अल्फा है बीटा है, फॉर्मूला तो ही है। ये एक के लिए देयर आर 4 साइड्स, सो 4 इनटू दिस। वैष्णवी इसमें डी कितना है? व्हाट इज डी इन दिस फिगर? डिस्टेंस ऑफ वायर फ्रॉम हियर कितना है? तुम बोल रहे हो कि सुन रहे हो माइक्रोफोन को? जोर से बोलो, आवाज एकदम नहीं आ रहा। अल्फा कितना है? अल्फा कौन सा एंगल है? ये एंगल, ये एंगल। हाँ, अल्फा 45, बीटा 45। बस वैल्यू डालो, आंसर निकला। नेक्स्ट डाउट, नेक्स्ट डाउट। Plow deep while sluggards sleep, and you shall have corn to sell and to keep. देने के लिए किसी को नहीं, बेचोगे या फिर रख लोगे, ठीक है, जो भी है करो। टू सेल एंड टू गिव दिखा रहता, मेरे को अच्छा लगता, मैं भी, मेरे को भी कुछ मिलता। बोलिए बोलिए, खत्म? हाँ हाँ, चलिए, 3 टेस्ट का डाउट खत्म हो गया। क्या आप लोग और आगे बढ़ना चाहते हो कि आज के लिए हो गया? नंदिनी जो बोलेगी, नहीं है गेस्ट अपीयरेंस, तो थोड़ा इसको पूछते। नंदिनी बताओ, आज की सभा यहाँ पे समाप्त करें कि और एक चैप्टर में चले? देखो इंप्रेशन बना दीजिए, अब जबकि जाने को दिल कर रहा है। एनीवे, मैं तो हूँ, और किसी को कुछ पूछना है? देखो तुम्हारे साथ कोई नहीं है, कौन कौन चाहते हैं कि अभी और एक नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम लोग? सब कुछ चाहते हैं तो बोलो, फिर रुके कहाँ? अभी टेस्ट नंबर किस में चलेंगे? 4, टेस्ट नंबर 4। एक मिनट बेटा, निकालता हूँ, गायब हो गया टेस्ट नंबर 4। टेस्ट नंबर 4, VST पार्ट टेस्ट 4। VST पार्ट टेस्ट 4। हम चलिए शुरू हो जाइए। डाउट्स? बोल। 10 टन टन टन। नेक्स्ट। ये देखो, ये डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट है। क्वेश्चन नंबर 10 इज
डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट नहीं है कोर्स में, हाँ, लेकिन पूछो तो बता देते हैं। ये कहता है कि चेंज इन वेवलेंथ बाय ओरिजिनल वेवलेंथ इज इक्वल टू v बाई c। चेंज इन वेवलेंथ बाय ओरिजिनल वेवलेंथ, इसको रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट कहते हैं। ये प्लस माइनस होता है अगर इट इज कमिंग टुवर्ड्स और गोइंग अवे अकॉर्डिंगली। v हो गया वेलोसिटी ऑफ दी मैटर, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, डेल्टा लैम्डा इज चेंज इन वेवलेंथ बाय ओरिजिनल वेवलेंथ। 590 से 590.7 होगा, मतलब डेल्टा लैम्डा इज 0.7 और लैम्डा को आप ले सकते हो 590, तो डेल्टा लैम्डा इज 0.7, लैम्डा इज 590, c इज 3 इंटू 10⁸ भी आपको निकालना आता है। डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट, जैसे साउंड सोर्स पास आता है या दूर जाता है, फ्रीक्वेंसी में बदलाव आता है, लाइट भी कोई स्टार आपकी तरफ आ रहा है या दूर जा रहा है तो अकॉर्डिंगली देयर विल बी डिफरेंस इन इट्स फ्रीक्वेंसी, दैट इज इन कलर। अकॉर्डिंगली जब ब्लूइश हो जाता था हम कहते हैं इसको ब्लू शिफ्ट, रेडिश हो जाता था रेड शिफ्ट, डिपेंडिंग अपॉन दैट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू और गोइंग अवे फ्रॉम यू। जो कि कोर्स में नहीं है, करना है तो कर लो। नेक्स्ट खत्म सर 46 कैसे पता चला रे? आसपास बता दिया मेरे को। 46 कहाँ, इसमें तो 45 के बाद 47 है। 46 एकदम नीचे में नहीं है मेरे वाले में। मेरे वाले में 44 है, उसके बाद ब्लैंक पेज है। अच्छा एक पेज ब्लैंक चला गया था, उसके बाद 46 है। ओग्रा पहला लॉजिक गेट्स निकल गया है सिलेबस से, कर देता हूँ। लॉजिक गेट इज रिमूव्ड, कर देता हूं फॉर यू। दिया हुआ है क्योंकि क्या निकला क्या रह गया अभी तक कुछ ठीक ठाक नहीं पता चल रहा है, क्या मालूम ये लोग क्या कर देंगे, फिर बाद में रोते रह जाओ। जबकि इजी है तो कर लेते हैं। ये गया ऐसे, ई है कहानी। दिया ये ए है, ये बी है, ये आउटपुट सी है, ये नॉट गेट्स है, दे आर ऑल कॉल्ड नॉट गेट्स। ये क्या है, ऐसे बनाना, ऐसे बनाया तो एंड गेट। अगर ये सीधा हो जाता तो क्या बोलते, और गेट, समझ में? अगर ऐसा हो जाता है तो और गेट, और ऐसा हो जाता है तो एंड गेट। ये टेढ़ा हो गया, टेढ़ा तो एंड गेट है। एंड गेट का मतलब क्या है? एंड गेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। अगर ये 1 है, ये 1 है, ये होगा 1, ये 1, ये 0, 0, ये 0, ये 1, 0, 0, 0, 0। A and B both are 1, then C will be 1. Now let us make the truth table. A का और B का और C का। A क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, ये 1 0 1 0 है। सो दीज आर द 4 कॉम्बिनेशंस ऑफ A and B। A 1 है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, क्योंकि नॉट गेट है, जो होगा उसका कंजुगेट हो जाएगा। ये B 1 है तो ये भी हो गया 0, 0 0 तो ये हो गया 0। A 1 B 0, दोनों में से कोई एक 1 रहेगा। अगर दोनों 0 रहेंगे तो ये होगा 1 1 और ये होगा 1, तो मतलब ये केस में 1, बाकी सब 0। क्या बात समझ में आया? Could you understand? Yes sir. हाँ, मैं गलत बता दिया। ये गेट कौन सा होता है? एंड गेट होता है कि और गेट होता है? ये और गेट होता है। डी होने से, ऐसे होने से एंड गेट होता है, ऐसे होने से और गेट होता है। और गेट मतलब सम ऑफ द टू, सम ऑफ द टू मतलब गड़बड़ हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ, तो अगर ये और गेट मतलब ये 1 तो ये 1 होगा, ये 1 ये 0 ये 1 होगा, ये 0 ये 1 ये 1 होगा, 0 0 होने से 0 होगा। ये दोनों 0 0 कब होंगे? जब ये दोनों 1 1 होंगे।
तो इसका मतलब हुआ ये 0 हुआ, ये तीनों 1 थे। क्योंकि हम लोग गेट्स कुछ ऐसे बनाते हैं, और ये जो क्वेश्चन में दिया है वो क्वेश्चन में कैसे दिया है बताओ, ऐसा करके दिया है। चाइना मेड होगा, कुछ होगा तो समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। गेट्स ऐसे बनता है और यहाँ पर तो नहीं तो ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे। और ये लोग तो थोड़ा चाइना मेड गेट लाए कहीं से, एनीवे दिए तो ठीक है। क्या ये ट्रूथ टेबल सबको समझ में आया? Yes, sir. अभी चलिए ड्रॉ करके देखते हैं कि आउटपुट क्या होगा। ये ए है, ये बी है और सी है। ए कैसे दिया है? ए का सिग्नल दिया है, अच्छा इसको थोड़ा ऐसे ऐसे खींचे, 1 2 3 4 3 4। ए कैसे दिया है? ए ऐसे दिया है। बी कैसे दिया है? बी भी कुछ ऐसे ही दिया है। ये हो गया बी। अब सी ड्रॉ करना है। देखो जब A1 B1 C0 है, A1 है B1 है C0 है, बाकी सारा केसेस में C1 है। हो गया? तो आंसर हो गया ये वाला। क्या मैं समझा पाया? Yes, sir. चलिए आगे। नेक्स्ट, ये कितना नंबर था? ये 46 वाला है। और एक 26। 26 वापस चले हम। 26 कहाँ गया? अरे खुल जा। 26 एंड एक्सिनिकल सैंपल क्या वाला? Yes. 26 n-type silicon sample of width 3 into 10 power minus 3 meter and thickness this each. Width इतना and thickness and length, अच्छा thickness और length दिया है, carries a current of 3.8 milliamperes. When the voltage is applied across the length of the sample, find how much time it takes for the electron to travel the full length of the sample. तो पहले आपको यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा लेंथ कितना दिया है। ठीक है? क्या आपको मालूम है कि the current is given by NEAVD, where VD is the drift velocity, N is number of free electrons per unit volume, जो कि दिया है 10 power 22 दिया ना, N is 10 to the power 22। ये क्वेश्चन नंबर 26 है, हाँ ठीक है। और आपका टेस्ट 3 चल रहा है कि टेस्ट 3 की टेस्ट 4 है ये, पार्ट टेस्ट 4 ना, 4 है, फाइन, 3 हो गया, चौथा है ये। अच्छा, करंट दिया है 3.8 मिली एम्पियर along the लेंथ जा रहा है, ये जो है उसका लेंथ दिया है और थिकनेस दिया है, ऐसा दिया है। करंट ऐसे घुस के इधर से निकल रहा है, लेंथ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो फिर एरिया क्या हो गया? दिस इज एरिया। एरिया हो गया लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ दिया हुआ है 5 इंटू 10 पावर माइनस 2, 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू विड्थ दिया हुआ है 3 इंटू 10 पावर माइनस 3,
दोनों दिया हुआ है मीटर में, बढ़िया। एन ई ए मिल गया, एन मिल गया, ए मिल गया, ई मालूम है आपको 1.6 × 10⁻19, आई मिल गया। क्या वीडी नहीं मिलेगा? विल गेट वीडी। Once you get the drift velocity, पूछा है एक इलेक्ट्रॉन को इधर जाने के लिए कितना समय लगेगा? अरे टाइम टेकन इज द टोटल लेंथ इज टू बी मूव्ड। व्हाट इज दैट लेंथ? लेंथ इज समथिंग हियर 5 into length to be moved by drift velocity, that is 5 into 10⁻⁻2 by drift velocity जो निकला है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? बढ़िया, आप लोग समझदार हो इसलिए समझ जाते हो। क्लियर? और कोई? एनी अदर डाउट? हो गया? बढ़िया। सो वी हैव कंप्लीटेड 4 सेट्स नाउ। अब बताओ आगे बढ़ना है कि बढ़ना है? अरे यार बड़ा स्टामिना है तुम लोग में, बढ़िया है। बताओ नेक्स्ट कौन सा? अभी क्वेश्चन सेट तो मेरे पास नहीं, मेरे को ढूंढ के निकालना पड़ेगा। बोलो। फुल टेस्ट 1, फुल नीट ग्रांड टेस्ट, ये वाला नीट ग्रांड टेस्ट कहाँ गया? रुको रुको, नीट ग्रांड टेस्ट 2 1 नहीं है मेरे पास, जो 2 लिखा है। देखता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन देखता हूँ फिर बताता हूँ। बताओ पहला क्वेश्चन है 2 टावर्स एंड बी। हाँ बोलो डाउट। ये हो गया ये कौन सा टेस्ट है, इसका नाम बताओ, मैं लिख देता हूँ। फुल टेस्ट 1। हाँ चलिए डाउट्स जोर से बोल रहे। 17, हाँ 17, 17, 21, 34, 34, 36, 36, 41, 41, 44, 44। 50। वाह, और कोई डाउट किसी का? इसमें तो क्वेश्चन नंबर 8 बढ़िया। और हो गया? क्वेश्चन नंबर 8, एक डैम्प्ड ऑसिलेशन में द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, सॉरी कोई डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं है कोर्स में, पूछे तो बता दिए। डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस, मतलब द ग्राफ इज दैट ऑफ e⁻⁻βx, ऐसा फॉर्म में रहता है। और आप जानते हो एक्सपोनेंशियल कर्व में आधा होने के लिए जितना समय लगेगा उतनी समय में फिर से आधा हो जाता है। हाफ लाइफ वाला कहानी आप पढ़े होगे, बोला है कि 1 मिनट में ये आधा हो गया एम्पलीट्यूड, तो अनदर 1 मिनट में फिर से आधा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अनदर 1 मिनट में फिर से आधा हो जाएगा, मतलब 1/8 हो जाएगा। दैट मीन्स ये इफ हाफ लाइफ और हाफ डीके और हाफ ड्रॉप कुछ भी कहो इज इक्वल टू 1 मिनट, in 3 minutes it drops by 2 to the power 1 by 2 to the power 3, that is 1/8 times. ठीक है, 1 मिनट में आधा हो गया तो 2 मिनट में 1/4 हो जाएगा, 3 मिनट में 1/8 हो जाएगा, 4 मिनट में 1/16 हो जाएगा। हर 1 मिनट में आधा होते चलेगा एम्पलीट्यूड। ये एक्सपोनेंशियल डीके होता है, नहीं है कोर्स में, मैं क्या करूं? इट इज a⁻−β, ऐसा रहता है फॉर्मूला। टी बीटा होता है टाइम फॉर द टाइम कांस्टेंट फॉर गेटिंग हाफ, ऐसे करके निकाला। एनीवे a⁻−β t।
ये क्या हो गया, A0 ओरिजिनल एम्पलीट्यूड दैट इज इक्वल टू A. द एम्पलीट्यूड एट एनी टाइम t इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. नहीं है कोर्स में, लेकिन आर नॉट दी थिंग्स इजी, आप लोग पढ़े होंगे. सर ये एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में दिया है. अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया, ये समझ में आ गया ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. अब इतना मेरे को खटाया तो चाय पिलाएगा क्लास के बाद में, पिलाओगे कि नहीं? हाँ, व्हाट्सएप में भेज दोगे और क्या. An ideal gas whose adiabatic exponent is कहाँ है? An ideal gas whose adiabatic exponent is gamma is expanded according to the equation P is equal to alpha V. The molar specific heat of the process P is proportional or P is equal to alpha V for a gas whose specific heat ratio इज गामा. और ये हो गया थर्मोडायनामिक प्रोसेस. चलो थर्मोडायनामिक प्रोसेस को थोड़ा अगर दूसरे तरीके से लिखते हैं. अच्छा P इक्वल अल्फा भी ठीक है जो दिया है, थोड़ा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Pv टू द पावर n इज ए कांस्टेंट पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का. इसमें जो मोलर स्पेसिफिक होता है वो होता है 1 बाय गामा माइनस 1 बाय 1 माइनस n. क्या आपको चाहिए, कैसे हुआ? आर्गन. क्या आपको चाहिए, कैसे हुआ? चाहिए कि नहीं चाहिए? ये फॉर्मूला है. चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें लिख लेते हैं. लेट अस नोट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि ये चैप्टर में दिया है. इन जनरल थोड़ा थ्योरी लिख लेते हैं. पॉलीट्रोपिक प्रोसेस तो आपको पूरा नहीं लिखना है, जो आंसर निकलेगा उसको लिखना है, बाकी तो वीडियो में पढ़ा आप लोग देख लो. कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस को हम लोग, एनी थर्मोडायनामिक प्रोसेस, आपको कुछ नहीं लिखना है, खाली देखना है. एनी थर्मोडायनामिक प्रोसेस कैन बी written as Pv to the power n is a constant. पहला पॉइंट. फिर हमारे जो स्टैंडर्ड प्रोसेसेस है, फिर n is equal to 0 refers to what? n is equal to 0 मतलब v to the power 0, v to the power 0 मतलब 1 है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? p is a constant. n is equal to 0 refers to isobaric. n is equal to 1 क्या बताओगे कौन सा प्रोसेस होगा? pv is a constant. कौन सा प्रोसेस है? कौन सा थर्मोडायनामिक प्रोसेस में pv is constant? मर गए ये लोग, भगवान. pv इक्वल टू nRT में भाई ये कांस्टेंट हो गया तो ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया तो t कांस्टेंट नहीं हो गया? हाँ, पता चला इसी में फंस रहे और दिए उधर. एनीवे अच्छी बात है कि आपको पता चला कि आपको अब भूल गए हो, तो जब कोई चीज पता चल जाता है भूल गए तो ऑब्वियसली विल टेक केयर ऑफ. और मैं जितना सारा चीज बताऊंगा अगर सारा आपको मालूम है तो आज की क्लास का क्या बेनिफिट हुआ. So this way directly or indirectly I help you to know what you do not know or what you have forgotten. n is equal to 1 is isothermal process. क्या बता सकते हो कि n is equal to गामा कौन सा प्रोसेस होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस. वेरी गुड. तो आपको थोड़ा थोड़ा मालूम है. अच्छा n is equal to infinity कौन सा प्रोसेस होगा? सोचो. n is equal to infinity. Now Pv to the power n is a constant, can be written as P to the power 1 by n. V is a constant. n infinity हो गया तो ये क्वांटिटी क्या है? n infinity हो गया तो 1 by n हो गया 0, P to power 0 हो गया 1, V is constant. So n is equal to infinity refers to isochoric process. अगर आपको कोई पूछेगा how many thermodynamic processes are there, तो आप क्या कहोगे? आप बोलोगे सर आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक. नो, these are 4 standard processes. There are infinite number of thermodynamic processes.
n का वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, एनी वैल्यू यू कैन टेक 1.5, 2.5, -1.5, -2.5, कुछ भी ले सकते हो। n कैन बी एनी वैल्यू फ्रॉम -infinity to +infinity। So how many thermodynamic processes are there? Infinite number of thermodynamic processes are there। हम उनमें से 4 पढ़ते हैं। समझ में आया? अच्छा, इसका मतलब कोई अगर थर्मोडायनामिक प्रोसेस को हम ऐसे लिख सकते हैं तो उसका वर्क डन क्या होगा, उसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, उसका हीट सप्लाइड क्या होगा, उसका कर्व का स्लोप क्या होगा, कर्व कैसे होगा, वो सारा पता चल जाएगा। तो कोई भी प्रोसेस के लिए n का एप्रोप्रिएट वैल्यू डाल देंगे, हमारा काम बन जाएगा। नहीं, चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखना। पीवी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं हम किसका, कोई भी एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस, चाहे कुछ भी हो। ये वेलोसिटी है, सॉरी वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, पीवी डायग्राम। अच्छा, n का वैल्यू 0 ले लो, n का वैल्यू 0 ले लो तो पीवी डायग्राम कैसे होता था, ऐसे करते हैं, इसको खींच लेते हैं थोड़ा नीचे। n का वैल्यू ले लो, Pv⁴n इज ए कांस्टेंट। n का वैल्यू 0 ले लो तो प्रेशर विल बी कांस्टेंट, द डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस। ये कौन सा वैल्यू है, फॉर n इज इक्वल टू 0। n का वैल्यू गामा ले लो, क्या होता है, n का वैल्यू 1 ले लो तो आइसोथर्मल कुछ ऐसा होता था, आइसोथर्मल प्रोसेस। ये n इक्वल टू 1 है। n इक्वल टू गामा ले लो, गामा का वैल्यू इज ऑलवेज मोर देन 1, यू नो, Cp/Cv। तो कैसे होता था, इट इज मोर स्टीपर, ऐसा होता था। n इज इक्वल टू गामा, मतलब n का वैल्यू 1 से जितना ज्यादा होगा ग्राफ उतना नीचे आएगा। n का वैल्यू 0 हो गया तो ये हो गया। n का वैल्यू अगर 0.5 हो जाएगा, लेस देन 1, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाना शुरू करेगा। दिस इज n लेस देन 1। क्या बात समझ में आ रहा है? दिस इज n लेस देन 1 के लिए ग्राफ कुछ ऐसे चले जाएगा। समझ में? तो n का वैल्यू मान लो कि 0.9 है, 0.8 है, 0.5 ऐसे कहते कहते जाएगा, ये बदल जाएगा, ग्राफ बदल जाएगा। एनीवे, तो दीज आर द ग्राफ्स। तो आपको क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि n इक्वल 0 के लिए स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसे पैरेलल लाइन। n इज इक्वल टू इंफिनिटी के लिए क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा तो ये हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाता था, ये n इज इक्वल टू इंफिनिटी है ना, ठीक है। तो आपको खाली थोड़ा बहुत ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। इसे दे देंगे 2 थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, P एक तो दिया है, Pv⁴ इज ए कांस्टेंट and Pv⁴ 0.9 is a constant are shown in figure, identify them। तो नीचे वाला होगा 1.5, ऊपर वाला होगा 0.9। क्या बात समझ में आया? ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में चलते हैं। तीसरा पॉइंट में, इन एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस में जाओ, डेल्टा यू होता है mCv डेल्टा टी। मैं यहां पर n लिखा हूं पॉलीट्रोपिक इंडेक्स को, ये जो वैल्यू को मैं n लिखा हूं, थोड़ा आपको समझाने के लिए इसको मैं m कर देता हूं, क्योंकि n को हम लोग नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में। ठीक है, ये क्या हो गया, m इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा बदल देता हूं खाली, ये m है। हाँ, नाउ n क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, mCv डेल्टा टी, है ना। अच्छा, कोई भी प्रोसेस में आपको वर्क डन निकालना है तो वर्क डन होता है पीडीवी, ये होता है डेल्टा डब्ल्यू। पीडीवी कैसे निकालते हैं, पीडीवी निकालना है, यहां पर रफ वर्क करके दिखाता हूं। यू नो Pv⁴n m इज ए कांस्टेंट, ऐसे हमें मिला है। इफ यू डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स, p को p रहने दो, v पर n का डेरिवेटिव होगा mv⁴m-1 इंटू dv प्लस v पर n को रहने दो, t का डेरिवेटिव हो गया dp, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0,
हमें पीडीवी चाहिए था, पीडीवी चाहिए था। ठीक है, निकालेंगे पीडीवी क्या है, क्योंकि मुझे वाट निकालना है। यहाँ पर कुछ काट पीट के फेंक दो उधर, v टू दी पावर m-1 चला जाएगा तो मिलेगा m इंटू पी dv प्लस v dp इज इक्वल टू 0। मोरओवर आपको ये हो गया पहला। दूसरा है फॉर एनी आइडियल गैस pv इक्वल टू nRT, इसमें pdv प्लस vdp इज इक्वल टू nRdt होता है। दोनों तरफ को डिफरेंशिएट कर दो तो यहाँ पर जो एक टर्म था pdv मुझे चाहिए, vdp को भगाते हैं, vdp इज इक्वल टू nRdt प्लस pdv, vdp इज इक्वल टू nRdt माइनस pdv, vdp इज इक्वल टू nRdt माइनस pdv। एकदम डरो मत, आपको फाइनल आंसर याद रखना है। तो याद रखने के लिए थोड़ा मदद होगा, इसलिए मैं डिराइव कर रहा हूं, नहीं तो बोल देता कि ये फॉर्मूला है तो रट्टा मारना पड़ता आपको, जो आपको अच्छा नहीं लगता शायद। नाउ यहां से vdp का वैल्यू निकाल के इसमें डालो, पुटिंग इन इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर डालें तो क्या होगा, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डालो तो ये क्या मिला, m p dv है, m p dv, और vdp की जगह माइनस pdv, m p dv तो था, vdp की जगह क्या डालेंगे, ये nRdt माइनस pdv प्लस nRdt इज इक्वल टू 0। mpdv प्लस vdp की जगह फिर डाल दिया, सिंपलीफाई करो, pdv कितना आ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी कितना है, इट इज m-1 इंटू pdv, m-1 इंटू pdv इज इक्वल टू nRdt, तो वार्डन का फॉर्मूला मिल गया, pdv कितना हो गया भैया, nRdt बाई m-1। तो in any thermodynamic process the Warden is given by nRdt by m-1। अब सोचो कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस में वार्क निकालने का फॉर्मूला ये है, प्रोवाइडेड m इज नॉट इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो m इज एप्लीकेबल फॉर m नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि m इक्वल टू 1 होता तो हीट पर 0 हो जाता है। ये डिफरेंशिएशन सही है व्हेन m इज नॉट इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1 हो जाता है तो आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब ये जो फॉर्मूला निकाले आइसोथर्मल प्रोसेस के अलावा बाकी सारे प्रोसेसेस के लिए एप्लीकेबल है। तो कोई एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में वार्डन का फॉर्मूला हो गया ये बाकी चीज को मैं मिटाता हूं, जिनको चाहिए वीडियो में देख लेंगे, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। द वार्डन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, जिसको चाहो तो आप प्यार से और थोड़ा फैला के लिख सकते हो, nRT2 माइनस T1 बाई m-1, बट nRT2 होता है P2V2 माइनस P1V1 बाई m-1। सोचो ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता, m के जगह गामा होता और ये होता वार्डन का फॉर्मूला, P2V2 माइनस P1V1 बाई गामा-1। समझ में आ रहा है क्या, लाइक दैट। तो ये हो गया हमारा चीज। वार्डन का फॉर्मूला मिल गया, ये नीचे 1 माइनस m आना चाहिए, देखिए मैं कहीं गड़बड़ हो गया, 1 माइनस m आना चाहिए, देख लेते हैं कहीं माइनस n खा गया मैं, नीचे 1 माइनस n आना चाहिए, m-1 आ गया, pdv को इंटीग्रेट करो, इट इज कमिंग आउट टू बी pv टू द पावर m इज ए कांस्टेंट, थोड़ा सा रुक जा बेटा, pv टू द पावर m इज ए कांस्टेंट, तो ये बन गया कांस्टेंट को k मानो, कांस्टेंट को k मानो तो ये हो गया k बाई v टू द पावर m, dv का कांस्टेंट इंटीग्रेशन v1 टू v2, इट इज कमिंग आउट टू बी k। मैं वार्डन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ,
उधर से किया, अभी दूसरे तरीके से करता हूँ। वहाँ पर कहीं एक माइनस साइन मेरे से मिस हो गया, तो मैं दूसरा तरीके से कर रहा हूँ। के वी बाई एम, इसको लिख सकते हैं बी टू पावर माइनस एम डी वी, है ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम v1 टू v2। जब इंटीग्रेट करेंगे के तो के है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v टू द पावर माइनस एम प्लस 1, दैट इज 1 माइनस एम, वेरी गुड, बाई 1 माइनस एम, है ना, लिमिटेड फ्रॉम v1 टू v2, सो इट इज कमिंग आउट टू बी k बाई 1 माइनस m, ये v2 टू द पावर 1 माइनस m माइनस v1 टू द पावर 1 माइनस m। अच्छा, तो pvm टू द पावर कांस्टेंट इज कांस्टेंट, ये है मतलब p1 v1 टू द पावर m इज इक्वल टू p2 v2 टू द पावर m। तो k का वैल्यू ले लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, k को सोचेंगे p2 v2 टू द पावर m, p2 v2 टू द पावर m को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा p2 v2, यस, इट इज कमिंग p2 v2 माइनस p1 v1 बाय 1 माइनस m। वहां पर कहीं एक माइनस n खो गया था, इसलिए ये लाइन पे आ गया। मतलब सही आंसर क्या है, सही तरीके फॉर्मूला क्या है, इट इज 1 माइनस m, 1 माइनस m, p2 v2 माइनस p1 v1 बाई 1 माइनस m, वार्डन का फॉर्मूला ये मैं निकाल दिया, वार्डन। ठीक है, फिर चलिए निकालते हैं डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू यू नो इट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डेल्टा यू इज एन सी वी डेल्टा टी, डेल्टा डब्ल्यू अभी अभी हम लोग निकाले, क्या था, ये P2V2 माइनस P1V1 बाई 1 माइनस m, जिसको आप चाहो तो इसको लिख सकते हो nr बाय गामा माइनस 1 cv का वैल्यू इंटू डेल्टा टी, और इसको लिख सकते हो P2V2 is nRT2 nRT1 nRT2 minus T1, that is again delta T by 1 minus m। तो ये हो गया डेल्टा Q, वेरी गुड। If C is the molar specific heat, then delta Q is again NC delta T, so NC delta T is equal to nR delta T by gamma minus 1 nR delta T by 1 minus m, ये n delta T दोनों तरफ से खा गया, मिला C is equal to R by gamma minus 1 plus R by 1 minus। तो अल्टीमेटली आपको क्या याद रखना है, इतना लंबा लिखोगे डर जाओगे, ये समझ में आ गया, अच्छी बात है। क्या लिखना है, फॉर PV to the power m is a constant, m is not equal to 1। आपका वार्डन का फॉर्मूला हो गया P2V2 माइनस P1V1 बाय 1 माइनस m, और nR dt बाय 1 माइनस m। डेल्टा Q is sum of these two। C is the molar specific heat, molar specific heat is delta W, sorry, delta Q by n delta T, करे तो ये आ जाएगा कितना, इट इज R बाय गामा माइनस 1 प्लस R बाय 1 माइनस m। और डेल्टा Q अगर निकालना होगा तो आप आइदर तरीके से निकाल सकते हो, और इट इज डेल्टा W प्लस डेल्टा U। ठीक है, फॉर्मूला रह गया आपके सामने, बस ये तीनों फॉर्मूला याद रखो। नेक्स्ट आउट, चलो 21 कहाँ है भैया, द पार्टिकुलर चार्ज Q है, क्या बोल रहे हो, हाँ वही बोला 21। A particular charge q mass m starts moving from origin under the action of electric field E is equal to
E I cap and B is equal to B I cap। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। कोई चार्ज पार्टिकल को यहाँ से छोड़ा गया जिसका चार्ज Q है, मास M है। क्या होगा? चार्ज पार्टिकल यहाँ पर छोड़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते फोर्स पाएगा। जैसे जैसे इधर को मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के चलते फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के चलते जो फोर्स होता है Q V V sin थीटा। यहाँ पर जो V है और B है उनके बीच में एंगल क्या है? जीरो। जीरो होने के कारण मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया क्या? तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इंपैक्ट ही नहीं रहेगा। फिर क्वेश्चन में पूछा है 21 में, कहा गया 21? हाँ, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन। अरे नहीं, थोड़ा एक मिनट रुको। ये रिलीज नहीं किया गया है, वेलोसिटी में फेंका गया है V0 के, इसको इधर फेंका गया है भैया, इसको इधर फेंका गया है। The speed of the particle will become 2v0 कितने समय के बाद? ओहो, कितना समय के बाद? आप जानते हो on a moving charge the magnetic force is always perpendicular to the velocity. When it is perpendicular to the velocity the work done by magnetic field is 0. तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसी मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स तो देता है लेकिन कोई वर्क नहीं करता है। वर्क विल बी डन ओनली बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी समय के बाद? जितनी ज्यादा दूर जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगा। बोला है कि V0 वेलोसिटी में फेंका गया है, कितनी समय के बाद 2v0 होगा। मान लो कि जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कुछ इतना दूर आ गया तब उसका वेलोसिटी होगा 2v0। कितना समय के बाद? सपोज x डिस्टेंस जाने के बाद। x डिस्टेंस जाने के बाद कितना वर्क हुआ होगा? E0 Q into x, that must be gain in kinetic energy of the electron. Work done on the electron, work done on the charge is equal to this. मैग्नेटिक फील्ड कोई काम नहीं करता है। तो यहाँ से आपको x पता चल गया। x कितना हो गया ये भाई? ये 4 टाइम्स हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर इक्वल 3 टाइम्स हाफ mv स्क्वायर बाय E नॉट Q। ये हो गया आपका x। अच्छा, तो इधर को x जाने के लिए कितना समय लगेगा? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस डायरेक्शन में u क्या था? 0 था। हाफ at स्क्वायर, तो हाफ eq बाई m इंटू t स्क्वायर। तो यहां से आपको t का वैल्यू मिल गया। देख लो, जिसको दोबारा से दोबारा बताएंगे। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या था? 0, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में x डिस्टेंस जाने के बाद उसका वेलोसिटी 2v0 हो जाएगा। तो इधर को x जाने के लिए कितना समय लगेगा? इधर को वेलोसिटी 0 था, इधर को था वेलोसिटी, इधर को 0 था एक्सीलरेशन, लेकिन इधर को था कितना? eq बाई m। तो इधर को x जाने के लिए कितना समय लगेगा? हाफ a t स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे भाग गया, हाफ a t स्क्वायर इज इक्वल टू दी डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे पता चला? वर्क डन ऑन द चार्ज इज इक्वल टू, ये तो जेई एडवांस का क्वेश्चन हो गया, डॉक्टर का माथा फट जाएगा। दे विल अंडरगो ब्रेन हेमरेज। फिर उसके बाद पता चला ये ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। चलिए, क्या समझ में आया? ये x क्या है समझ में आया? x डिस्टेंस जाने के बाद उसका टिप 2v आ रहा है। मैं किसी क्लिनिक में गया था एक बार, वो लोग कुछ चेक करवाते हैं तो बताते नहीं है पेशेंट को। शुगर चेक करेंगे, छुपा के करेंगे, दिखाएंगे नहीं। ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, दिखाएंगे नहीं, पेशेंट डर जाएगा। बोलते हैं लेकिन
असलियत ये होता है कि उसके हिसाब से वो जबरदस्ती ढकेल के कुछ मेडिसिन दे के पैसा ले लेंगे। एक वेइंग मशीन पे खड़ा किया, मैं झुक के देख रहा हूँ कि मेरा कितना रीडिंग है। बोला सीधा खड़े रहो, झुकने से रीडिंग नहीं आया। तो मैं बोला मेरा फिजिक्स तो ऐसा नहीं कहता है, वेट इज mg, झुका हुआ है सीधा हुआ है उससे क्या फर्क पड़ता है। बोला क्या बोले, तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम डॉक्टर हो। नेक्स्ट डाउट। 34 A floodlight covered with a filter that transmits this electric field of the emerging beam is given by this average। ये देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा ना, तो एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना। एवरेज इंटेंसिटी ये मैं बताया था, तुम लोग भूल गए हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ाते वक्त। एवरेज इंटेंसिटी इज इक्वल टू हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू सी। वेव चैप्टर में पढ़ा होगा एनर्जी डेंसिटी इनटू वेलोसिटी, इंटेंसिटी ऑफ ए वेव। एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन और वेलोसिटी ऑफ द वेव इज c। अब ये जो e है ये कौन सा है, ये आरएमएस वैल्यू है। यहां पर आपको e का वैल्यू क्या लेना है, क्या ये फॉर्मूला आपको याद है, इंटेंसिटी ऑफ ए वेव इज इक्वल टू i इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इनटू वेलोसिटी ऑफ द वेव। और इसमें एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर था ना। ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये होता है। आप एनर्जी जानते हो, कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ स्क्वायर एप्सिलॉन 0। क्या ये आपको मालूम है, डू यू नो दिस। कैपेसिटर में पढ़े होगे ना। अरे भाई कोई कैपेसिटर में वो डाइलेक्ट्रिक है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो आप कहोगे कि मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस B है, ये डिस्टेंस D है, एरिया A है, तो एनर्जी क्या होता है हाफ CV² और हाफ QV, ऐसे याद रखो। तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, कैपेसिटर की केस में आप लोग पढ़े हो, इट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी इज हाफ QV बाय वॉल्यूम हो गया एरिया ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इनटू लेंथ, Q बाई V बाई, ये क्या हो गया, इंटरनेट इज अनस्टेबल हो जाए, स्टेबल हो जाए। हाँ, V बाई L हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज इक्वल टू E। तो इसके जगह लिख सकते हैं E, Q बाई A के जगह लिख सकते हैं E एप्सिलॉन। तो हो गया ये हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन एनर्जी डेंसिटी दैट मल्टीप्लाइड टू वेलोसिटी ऑफ लाइट गिव्स यू। हाँ आपका वीडियो पॉज हो गया नहीं, अभी आ गया, थोड़ी देर के लिए पॉज हुआ था। नहीं सर, यहाँ तब से पॉज है। कुछ नहीं हो रहा है कैसे मेरा, लेकिन तुम्हारा वीडियो तो मुझे दिख रहा है, रुक रुक क्या रहा है, अभी शायद सेटल हो रहा है। अरे जब तुम पॉज बोले थे मैं चुपचाप खड़ा था, अभी देखो तो हिल रहा है। अरे यार, तो तुम्हारा पॉज हो गया होगा, मुझे तुम लोग दिख रहे हो, बिकॉज आई एम सीइंग माई सेल्फ इन ए सेपरेट टीवी ऑल्सो। वहां पर तुम लोग चल रहे हो, घूम रहे हो, मैं देख रहा हूं। तो यू आर द होस्ट नाउ। बीच में निकल गया था, कनेक्टिंग कुछ हो रहा था। होस्ट म्यूटेड एवरीवन, ये कैसे हो गया, ये यू आर म्यूटेड। रुको तो, हाँ मैं तो आ रहा हूँ, ये आ रहा आस्ट टू अनम्यूट, ये ठीक है, अभी आ रहा ना। हाँ ये कुछ हो गया था, ऐसा कुछ होते रहता है। पुटिन इसको कैसे खोलते हैं, आ गया, यस, इज इट ओके नाउ। तो क्या ये फॉर्मूला आपको समझ में आया। हाँ, तो इसको समझने वाली कुछ चीज है ही नहीं। यू हैव टू रिमेंबर द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस, हाफ ई आरएमएस का स्क्वायर इनटू सी। अच्छा, थोड़ा ये फॉर्मूला में देखो, हाफ ई आरएमएस का स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू सी, है ना। और आपको मालूम होगा कि E बाई बी क्या होता है, वो भी C होता है। E बाई बी C होता है कि नहीं होता है। हाँ, तो
E बाई बी अगर C होता है तो आप E के जगह BC भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू C, और फिर C को लिख सकते हो 1 बाई म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0। ऐसे समझा के लिखोगे तो इन टर्म्स ऑफ B आप निकाल सकते हो व्हाट इज द एक्सप्रेशन। लेकिन यूजुअली ये पूरा दूसरा वाला एक्सप्रेशन नहीं दिया जाता है, खाली ये दिया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो एवरेज इंटेंसिटी हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट डाउट 36। एन नॉन आइसोट्रोपिक सॉलिड, मतलब ये कि ये बराबर बिहेव नहीं करता चारों तरफ। अच्छा, ए नॉन आइसोट्रोपिक सॉलिड मेटल क्यूब हैज कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा, अलग अलग दिया है, along x axis, along y axis and along z axis। If coefficient of areal expansion of the solid is this, then value of k कितना होगा? ठीक है, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है। एनीवे देख लेंगे। हम जानते हैं कि द वॉल्यूम इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ साइड्स, तो इसका मतलब हुआ डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू डेल्टा L1 बाई L1, डेल्टा L2 बाई L2, डेल्टा L3 बाई L3, एंड डेल्टा L यू नो इट इज L अल्फा डेल्टा थीटा। तो इसका मतलब डेल्टा L बाई L इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, तो अब क्या हो गया? डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डेल्टा कहां गया कितना नंबर था? 36। हाँ, तीनों एक्सिस में अलग अलग दिया है। आप जानते हो कि डेल्टा V इज इक्वल टू V गामा डेल्टा थीटा। क्या ये फॉर्मूला सब जानते हो आप लोग? चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन इनटू डेल्टा थीटा, जानते हो ना? वेरी गुड। तो मैं सारा वैल्यूज को भी डालना चाहता हूं। मैं कहूंगा अभी डेल्टा V की जगह लिखूंगा इट विल बी V गामा डेल्टा थीटा, डेल्टा L1 की जगह L1 डेल्टा V बाई V इज ओनली गामा डेल्टा थीटा। ये हो जाएगा अल्फा 1 डेल्टा थीटा, ये अल्फा 2 डेल्टा थीटा, ये अल्फा 3 डेल्टा थीटा। क्या मैं समझा पा रहा हूं कि जबरदस्ती लिख रहा हूं? आ रहा है ना? तो ये डेल्टा थीटा दोनों तरफ से गया, क्यूबिकल एक्सपेंशन हो गया अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अलोंग द थ्री साइड्स। अगर तीनों साइड में बराबर होता तो साइड ये 3 अल्फा होता, लेकिन तीनों साइड में बराबर नहीं है तो इसलिए ये अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 हो गया। और आपको मालूम होगा सुपरफिशियल एक्सपेंशन जो बीटा है, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज 1 इज टू 2 इज टू 3, मतलब बीटा इज क्या है? इट इज 2 गामा बाई 3। बीटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन 2 गामा बाई 3। ये एवरेज है, क्योंकि यहाँ पर जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन की बात कर रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एरिया कितना एक्सपांड करेगा। तीनों एरिया में अलग अलग एक्सपांशन होगा। मुझे नहीं लग रहा है कि आंसर सही होगा, लेकिन क्योंकि ज्यादा कुछ दिया नहीं है तो यही आंसर दिया होगा और आपको वो बना रहा होगा कि बोल लो यही सही है, लेकिन ये गलत है। कितना आंसर आ रहा होगा? गामा का वैल्यू कितना है? तीनों को जोड़ो तो 5 -5 -6, अच्छा -6 हो गया। -6 को अगर पहला वाला को 50 कर दो, 50 कर दो तो -50 प्लस 10 60 बाई 3 हो गया 2 20 2 40। ऐसा दिया होगा आंसर में, क्या देखें, जबकि गलत है। दिस इज रॉन्ग।
गलत है, क्योंकि इसका जो तीनों एरिया रहेंगे अलग अलग एरिया रहेंगे। ये वाला एरिया का एक्सपांशन कुछ अलग रहेगा, ये वाला एरिया का एक्सपांशन कुछ अलग रहेगा, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में एक्सपांड कर रहा है, कोई वाई डायरेक्शन में एक्सपांड कर रहा है, तो इसलिए सब केस में अलग अलग रहेगा। अगर कोई पूछेगा ये वाला एरिया का क्या एक्सपांशन है, तो आप कहोगे ओनली अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, ये वाला एरिया, ये वाला का अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, सामने वाला का अल्फा 1 इंटू अल्फा प्लस अल्फा 3, ऐसे करके अलग अलग रहेगा। ये कुछ गधा जैसे पूछा, हम लोग भी बेवकूफ जैसे आंसर दे रहे हैं। गलत है क्वेश्चन, क्वेश्चन गलत, आंसर गलत। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। ऑफ द स्मॉलेस्ट फेस, अच्छा क्यूब दिया है, स्मॉलेस्ट फेस क्या हो तो दिया नहीं, ये तीनों का लेते। तो किसी एक पर्टिकुलर फेस का कहता है, मान लो कि L1 L2 को लेके जो फेस बना है उसका क्या बनेगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 सुपरफिशियल एक्सपांशन। L2 L3 को लेके जो फेस बना है उसका बनेगा सुपरफिशियल एक्सपांशन अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, ऐसे करके बनेगा। ये कुछ पूछ दिया, आंसर दे दिया, तुम लोग लिख दिया, हम भी लिख दिया, चलो आंसर सही है। जब तुम खुश हो हम खुश हो, बाकी लोगों को दुखी होने। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉन्ग आंसर रॉन्ग। हाँ 41 थोड़ा टेढ़ा है, पद मेरा है। सोचो कि अगर कोई दो चार्ज है हमारे पास, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको आप कहो dAr, और किसी एक मीडियम में, चलो मानते हैं किसी एक मीडियम में है, D इन ए मीडियम, जिस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन r, तो इनके बीच में कुछ फोर्स होगा। मैं इनको इक्विवेलेंटली दो चार्ज से रिप्रेजेंट करता हूं, जिनके बीच में डिस्टेंस है dAr, और इनके बीच में भी वही फोर्स है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, यहाँ पर एयर होते हुए वही फोर्स है, तो हम कहेंगे इस मीडियम का इतना लेंथ एयर का इतना लेंथ का बराबर है। क्या समझ में आ रहा है? हाँ। तो इस मीडियम में जितना फोर्स है, इस मीडियम में उतना फोर्स। यहाँ पर कितना फोर्स है, के इट इज Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r इंटू dm का स्क्वायर, और यहाँ पर Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 dAr का स्क्वायर। तो आपको मिला एप्सिलॉन r dm का स्क्वायर इज इक्वल टू dAr का स्क्वायर। मतलब इफेक्टिव एयर डिस्टेंस फॉर ए डिस्टेंस dm इन द मीडियम इज गिवन बाय रूट ओवर ऑफ एप्सिलॉन r इंटू dm। क्या बात समझ में आया? कोई दो चार्ज किसी एक मीडियम के अंदर है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r है, उनके बीच में डिस्टेंस dm है, तो एयर में कितना दूर में होने से वही फोर्स आएगा, रूट ओवर ऑफ एप्सिलॉन r इंटू dm। ये थ्योरी की बात करें। सोचो तो आपको दिया गया कि एक ऑयल मीडियम है, यहां पर कोई एक चार्ज है Q1, यहां पर कोई एक दूसरा चार्ज है Q2, और मान लो ये मीडियम का एप्सिलॉन r है 3, कुछ ले लो कि ये 4, और ये डिस्टेंस है h, ये डिस्टेंस है h, ये एयर है। बताओ व्हाट इज द फोर्स? आप दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालना जानते हो, के Q1 Q2 बाई r स्क्वायर करके। बट देन कब? जब दोनों के बीच में एक ही मीडियम है, यहाँ पर कुछ एयर है कुछ ऑयल है, अब होगा क्या, फोर्स। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा व्हाट इज द इफेक्टिव एयर डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पर डिस्टेंस है h, और इसका इफेक्टिव एयर डिस्टेंस रूट ओवर ऑफ एप्सिलॉन r इंटू h। तो कितना हो गया, ये h है, ये रूट 4 इंटू h है, तो हो गया ये 3h। अब फोर्स कितना हो जाएगा? सोचो कि वो एयर में है, जबकि प्रैक्टिकली 2h डिस्टेंस में है, जबकि इक्विवेलेंटली वो एयर में 3h डिस्टेंस में है। तो फोर्स हो जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 3h, एयर में ये डिस्टेंस में, दिस इज द फोर्स बिटवीन देम।
क्या बात समझ में आया? हम्म। अब ये सब मेडिकल एंट्रेंस में नहीं है यार, डॉक्टर लोग इतना नहीं पढ़ते हैं। जबरदस्ती एप्रोन डालो, स्टेथो डालो, घूमो मार्केट में, बोलते हैं डॉक्टर से, आता जाता कुछ नहीं। ये इधर से नहीं होता है ऐसे। डॉक्टर लोग इतना कहाँ सोचते हैं, वो हाव पे चलते हैं। ये होता है तो ये होगा, ये होता है तो ये होगा, ऐसे बस। खांसी हो रहा है, फलाना मेडिसिन दे दो, जुकाम हो रहा है, ये दे दो, खत्म। क्या बात समझ में आया? नाउ यू गो बैक टू योर क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन नंबर 26? 26 था ना? 41, क्वेश्चन नंबर 41 देख लो। 41 में क्या दिया? सेपरेशन, दो चार्ज के बीच में कुछ सेपरेशन है, ये Q है, ये Q है, अलग अलग है, सेम है, क्या फर्क पड़ता है, D है, सेपरेशन कुछ R है। हाफ ऑफ द स्पेस इज फिल्ड विथ एप्सिलॉन r इक्वल टू 4। ये आधा स्पेस को भर दिए, कितने में? एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 4। कितना लेंथ? r/2। ये कितना? r/2। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या था? r। तो फोर्स बना। अब ये फोर्स, अच्छा दोनों के बीच में डिस्टेंस को 2r ले लेते हैं, हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। दोनों के बीच में डिस्टेंस 2r था, ये r है, ये r है, आधा भर दिए, कितने में? 4 में। अब फोर्स क्या हो जाएगा? kq² बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, इफेक्टिव एयर डिस्टेंस, इसके लिए r और इसके लिए √4 का r। इट इज कमिंग आउट टू बी kq² बाई ये हो गया 3r, 9r²। पहला केस में फोर्स था kq² बाई 9r²। दूसरा केस में बोल रहा है 41 में, क्या बोला है? 1/3 पार्ट इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक ऑफ एप्सिलॉन r इक्वल टू 9। 1/3 पार्ट को भरे, ये तो हाफ पार्ट भर दिए थे। क्या ये कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, एंट्रेंस में नहीं आएगा, डरो मत, पूछे हो तो बताना, मेरा काम है। कम से कम 10-12 बच्चे होंगे, 8-10 बच्चे होंगे मेरे, जो IIT पाने के साथ साथ मेडिकल एंट्रेंस पाए थे। काफी बच्चे थे, दे क्वालिफाइड फॉर IIT एंड मेडिकल। ठीक है, तो चीजें थोड़ा ऐसे हो जाता है। सब कुछ सोच रहे होंगे कि चलो थोड़ा बच्चों को मेडिकल नहीं मिला तो IIT मिल जाए, ऐसे कुछ सोचे होंगे, अलग बात है। चलिए ये क्वेश्चन है, 1/3 पार्ट ऑफ द स्पेस इज फिल्ड। ये 1/3 पार्ट इज फिल्ड, 1/3 पार्ट भर दिए। अब 2r का 1/3 पार्ट मतलब 2r/3 पार्ट, कितने में? इसका एप्सिलॉन r कितना है? 9। अब फोर्स कितना हो जाएगा? kq² बाई डिस्टेंस, ये 2r का 1/3 है तो ये 4r/3, ये 4r/3, 4r/3 और इसका इक्विवेलेंट 9 का √1 इंटू 2r/3, कितना हो गया? ये 3, 2r, ये 3, 10r/3, ये 3/10r²। ये स्क्वायर है, नहीं स्क्वायर करो तो कितना आया? ये हो गया 10r/3, √9 हो गया 3, 3 को खा गया, 2r, 3r, 6r, 4r/3, 10r/3 स्क्वायर करो तो 100r/9, इट इज 9/100 kq² बाई r²। ये पहला केस में फोर्स, ये दूसरा केस में फोर्स। क्या पूछा है निकालने के लिए? F1/F2। गंदा काम, गंदी बात है। F1/F2 पहला वाला में ये आया था, दूसरा वाला में ये आया, डिवाइड करो, kq² बाई 9r² डिवाइडेड बाय kq² बाई 9kq² बाई 100r²। एक दूसरे को खा गए, क्या मिला? kq² को खा गया, r² को r² खा गया, 100/81।
भूल जाओ, नहीं चाहिए, बता दिया, नहीं चाहिए, वाइप इट आउट फ्रॉम योर ब्रेन। नेक्स्ट 44 क्या दिया? टू कंडक्टर्स ऑफ कैपेसिटी 8.4 माइक्रोफैराड ईच, चार्ज टू पोटेंशियल 500 वोल्ट एंड माइनस 500। ठीक है, कोई एक कंडक्टर है भाई, इसका कुछ कैपेसिटेंस है, किसके साथ होता है कैपेसिटेंस? A piece of conductor charged will have some capacitance. कहाँ पर होगा? For this dielectric around it. कोई एक कंडक्टर ये झूल रहा है, इसका कुछ कैपेसिटेंस है, क्यों? क्योंकि यहाँ से फ्लक्स निकल के कहीं जा रहा होगा, कहाँ जाएगा? ग्राउंड। इसका मतलब ये कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है, that is the capacitance with ground. ठीक है, तो ये कंडक्टर का कुछ कैपेसिटेंस है ग्राउंड के साथ, दूसरा कंडक्टर है उसका भी उतना ही कैपेसिटेंस है ग्राउंड के साथ, एंड यू नो ग्राउंड इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम। नाउ ये कुछ 500 वोल्ट में था कैपेसिटेंस C1, ये C2, सॉरी ये C1, ये C2, और ये -500 वोल्ट में था, दोनों को जोड़ दिए, कितना हीट जनरेट होगा ऐसा पूछा है, कितना टेम्परेचर बढ़ेगा ऐसे पूछा है। ये ग्राउंड ऑलरेडी कनेक्टेड था and you are joining here, don't you see C1 is parallel to C2? पैरेलल हो गया ना? yes, ये पैरेलल हो गया। तो जब एक कैपेसिटर C1 चार्ज टू वोल्टेज V1, एक कैपेसिटर C2 चार्ज टू वोल्टेज V2 are connected in parallel, the common potential is given by C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2। ये हो गया कॉमन पोटेंशियल। जबकि यहाँ पर V1 है, 500 V2 है, -500 C1 C2 बराबर है, तो हो गया 0, फाइनली पोटेंशियल 0 हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? फाइनली पोटेंशियल 0 हो जाएगा। पूछा है बताओ कि कितना हीट जनरेट होगा, क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 44 पूछा। फिर दूसरा राइज इन टेम्परेचर, क्या इसका माथा क्यों जाता है ऐसा उल्टा पल्टा, कहाँ कहाँ टेम्परेचर। एनीवे, तो राइज इन टेम्परेचर कितना होगा? तो पहले देखो कि कॉमन पोटेंशियल अगर 0 हो गया तो मतलब कोई एनर्जी नहीं है, सारा एनर्जी गायब हो गया। सो एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू, पहले इसके पास कुछ था, इसके पास था, पहला वाले के पास था हाफ सी वी स्क्वायर, दूसरे वाले का भी सी हुई है v -500 है, स्क्वायर तो वही होगा, सो इनटू 2 c इज गिवन, capacitance is given 8.4 millifarad, 8.4 millifarad into v square is 500 square, this is the energy released। अगर ये है एनर्जी रिलीज्ड तो ये एनर्जी क्या करेगा? हीट डेवलप करेगा। किसमें करेगा? जिसने कनेक्ट किया। कितना नंबर था? 44 में अब ये इतना जो हीट निकला ये किसमें निकला? जूल्स में निकला। आप जानते हो कि जो हीट आप दिए हो उसके चलते उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? mc डेल्टा थीटा। दिस हीट विल डेवलप ए टेम्परेचर इन द मटेरियल। उसका मास दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट दिया है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में, जबकि ये हमारा जूल्स में है। जूल्स में है तो इसको आप कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हो फॉर योर कन्वीनियंसी। कितना कर सकते हो? 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी। सो इट इज 8.4 into 10 power minus 3 into 500 का स्क्वायर बाय 4.2 कैलोरी। तो ये हो गया 2 into 500 is 1000 दिस इज 1 कैलोरी। अरे वाह, ओनली 1 कैलोरी, इतना मेहनत करके 1 कैलोरी हीट इज जनरेटेड। 1 कैलोरी हीट, डेल्टा क्यू का वैल्यू 1 है और m दिया गया है। कहाँ दिया गया? 44 में। मास दिया गया है कितना? 500 ग्राम। c दिया गया है कितना? 0.1।
डेल्टा थीटा वो तो निकालना है, तो ये हो गया 50। सो डेल्टा थीटा इज 1/50, 1/50 होता है 0.02। दिया है क्या? डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है 0.1। सी दिया है, सी का वैल्यू कितना दिया है 0.1। एम सी डेल्टा थीटा, मास दिया है 500 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटेरियल इज 0.1, राइजिंग टेम्परेचर इज डेल्टा थीटा। ये 1 ही तो आया कि ज्यादा कुछ आया? देखो तो, अरे यहाँ पर लिखने में तो कुछ गड़बड़ नहीं किए, थोड़ा चेक करते हैं। ओ ये 500 का स्क्वायर था, गड़बड़ हुआ है 1 कैलोरी नहीं। हाँ कितना हुआ ये 4.2 काटा तो ये बन गया 2 × 10⁻³ ये 500 का स्क्वायर है, तो ये हो गया 2 × 10⁻³ 500 का स्क्वायर होता है 25 × 10⁻⁴। तो ये हो गया 50। दिस इज कमिंग आउट टू बी 500 कैलोरी, बहुत ज्यादा हीट है। अब इसको 500 करो, ये 1 नहीं कितना है 500 है, तो डेल्टा थीटा बन गया कितना 0.1 हो गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड। दिया है आंसर? हाँ दिया ऑप्शन सी में। क्या बात समझ में आया? ये सब फॉर्मूला तो मैं बताया था क्लास में ना। हाँ, 2 capacitors C1 and C2 charged to V1 and V2 are connected together. So it will be C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2 will be the common potential. Total charge by total capacitance. एक का चार्ज C1 V1 दूसरा का C2 V2, टोटल कैपेसिटेंस क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो C1 plus C2 टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस तो कॉमन पोटेंशियल। आगे 50 बाकी सब देखो चुप पड़ गए। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट, ये कोई एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क है। चलो ऐसे बना देते हैं पहले डिब्बे को, डिब्बा बन गया, ऐसा आया, ये इधर गया, ऐसा आया, ऐसा है, ये ई है। रेजिस्टेंस कहाँ है? हर जगह, इधर है, इधर है, इधर भी है और इधर है कैपेसिटर सी है, ये आर है, ये आर है। पूछा है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ओ कितना सिंपल, एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ओनली इफ देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। तो चलिए ये हम देख रहे हैं कि जो हमारा दो रेजिस्टेंस है आर आर, ये दोनों को लेके क्लोज लूप कर सकते हो, ये दोनों पैरेलल में है तो भगाओ इसको यहां से, पैरेलल में है तो हाँ, ये अगर पैरेलल में है तो हम इसको भगा सकते हैं यहां से। आर के साथ आर पैरेलल हो गया तो ये बन गया r/2, ये भी आर है, ये भी आर है। अब यहां से अगर करंट निकलेगा घूम फिर के वापस जाने के लिए, थ्रू कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में करंट नहीं जाता है, ऑल द करंट विल गो दिस वे। ये आर है, ये r/2 है, तो व्हाट विल बी द करंट? करंट विल बी E/R plus R/2, that is 3R/2. So the current is 2E/3R. This is the current. कौन सा करंट? यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या करंट होगा? इसमें कोई करंट नहीं होगा भाई, कैपेसिटर में करंट नहीं जाता है। तो ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक जाओ, जो कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ से यहाँ तक जाओ तो ये मिलेगा। कितना है वो? दैट इज I into R. So Vc is I into R, that is I मल्टीप्लाई करो तो I का वैल्यू ये है, दिस into R करो तो 2E/3, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ C Vc का स्क्वायर, हाफ C Vc कितना हो गया? 2E/3 का स्क्वायर, दैट इज कमिंग आउट टू बी 4E² by 9, ये 2 कट गया,
2 स्क्वायर बाय स्क्वायर सी बाय 9 दिया है क्या? हाँ दिया है। क्या ये समझ में आया? क्या अब भी हमारे वीर जवानों में ताकत है कि नेक्स्ट के चले? पांच सेट का डाउट क्लियर कर दिया। सर और 5 क्वेश्चन ग्रुप में भेजा था। वो भूल जाओ, मेरा अभी एनर्जी जीरो हो गया है। अब मैं जाके ORS पीऊंगा और उसके बाद थोड़ा आराम से सो जाऊंगा। तुम लोग अभी 7 बजा दिए मेरे को, स्टार्ट किए थे 3:30 बजे। हाँ तुम लोग आराम से बैठे हुए हो, मैं खड़ा हूँ, तुम लोग चुपचाप हो, मैं बकबका रहा हूँ। हाँ कुछ तो कदर करो यार, जान निकाल लोगे क्या डाउट पूछ के? हाँ सर हम डॉक्टर हैं, आप चिंता मत करिए। ऐसा नहीं है, क्या मालूम बनोगे नहीं बनोगे, पहले से मैं मर जाऊंगा। ठीक है, आज की सभा यहाँ पे समाप्त करते हैं। फिर आप लोग जब बहुत सारा डाउट्स हो जाएगा 1-1.5 घंटे वाला क्लास फिर से करेंगे। आई एम अवेलेबल एट ए व्हाट्सएप डिस्टेंस। और ये सारा का सारा वीडियो अभी रिकॉर्डिंग हो गया है, जो देखना चाहेंगे दोबारा देख सकते हैं, मैं भेज दूंगा। ठीक है, फिर मिलेंगे विथ हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी एंड ब्राइट थिंकिंग विथ ऑल योर डाउट्स। तब तक के लिए जय हिंद।